नल पुराण इतिहास के 99वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन हमारे किसी न किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारण करते हैं और आज भी मैंने प्रसारण के लिए एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट चुना है और उनका नाम है महेंद्र सिंह सहरावत, जिनका गांव काजमाबाद गुण मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं, गुरुजी राम सा स्वीकार करें। तो देखिए श्रीमान सहरावत जी, आपको हमारी ओर से भी राम राम साहब और आपका हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन। और आगे लिखते हैं, गुरुजी आपने बताया था 97वें एपिसोड में कि ऊंट की पूंछ और पीठ दोनों भैंस के समान होती थी। आपने ये तो बता दिया कि ऊंट की पूंछ को राजा ढोल कुंवर ने काट दिया, लेकिन ऊंट की पूंछ टेढ़ी कैसे हुई ये बताने का कष्ट करें। तो देखिए श्रीमान सहरावत जी, आज के वीडियो में आपको ऊंट की पीठ कैसे टेढ़ी हुई और एक बात और भी बताना चाहूंगा कि ऊंट का जो होठ था ऊपर वाला, वो भी भैंस जैसा हुआ करता था, कटा हुआ नहीं था बीच में से। वो होठ भी कटेगा आज के वीडियो में। तो देखिए इन दोनों ऊंट की विशेषताओं को मैं आपको बता रहा हूं और यहीं से मेरा वीडियो आरंभ है। देखिए श्रोताओं, मैंने 98वें एपिसोड में आपको बताया था कि ढोल कुंवर मरवन के फूल बाग में पहुंच जाता है और जहां मरवन की परीक्षा ढोल कुंवर कर लेता है, कच्चे घड़ा से और कच्चे सूत से पानी कुएं से निकलवाता है, पानी खिंचवाता है और कच्चे घड़ा से मरवन ने पानी खींच दिया और फिर मरवन ने अपना सत्य दिखाया ढोल कुंवर को और उस कुआं को उमगा दिया और ऊपर तक भर दिया। जब ये विशेषता ढोल कुंवर ने देखी तो मन में सोचने लगा कि ये अवश्य मगधी ताल में पानी कर सकती है, ये तो बड़ी सतवंती मालूम होती है। और तब मरवन कहने लगी कि देखिए महाराज, ये मेरा सत्य था, अब तुम तुम्हारे सत्य से इस कुएं को नीचे पहुंचा दीजिए, जहां इसका वाटर लेवल था वहां तक इसे पहुंचा दो। हे श्रोताओं, परंतु ढोल कुंवर का सत्य तो पहले ही समाप्त हो चुका था। वो तो मदिरा पान करके सोता रहता था और रेवा रानियों से प्रतिदिन मदिरा पान कराती थी, इसलिए ढोल कुंवर का सत्य भंग हो चुका था। अब ढोल कुंवर मन में विचार करने लगा, अपने सत्य का स्मरण करने लगा। तभी गंगाराम तोता उसके पास पहुंचा और उसके कान में कहने लगा कि ढोल कुंवर, अपने माता पिता के सत्य को याद करो अपने माता पिता के सत्य का स्मरण, अन्यथा ये कुआं आप पर कभी भी नहीं बैठेगा, इसका जल स्तर नीचे नहीं जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, ढोल कुंवर ने अपने माता पिता के सत्य का स्मरण किया और जैसे ही सत्य का स्मरण किया तो वह कुआं नीचे बैठ जाता है और मरवन को विश्वास हो जाता है। अब देखिए खजैला ऊंट के मन में भी विचार आया। खजैला ऊंट जिसकी सवारी करके ढोल कुंवर गया था, उसके मन में विचार आया। उसने मन में सोचा कि ये लड़की यहां 20 वर्ष तक अपने पीहर में रही, क्या इसका सत्य वास्तविकता में सही है? मैं भी इसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। यह सोच करके खजैला ऊंट ढोल कुंवर से और मरवन से कहने लगा कि तुम दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं तो पूरी कर ली, परंतु मैं नरवरगढ़ से चला हूं, तब से प्यासा हूं, मैंने पानी नहीं पिया है। तुम मुझे जलपान करा दीजिए, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीना चाहता हूं। तो ये बात जब मरवन ने सुनी तो कहने लगी कि आ ऊंट, मैं तुझे अपने हाथों से पानी पिलाती हूं। तो देखिए श्रोताओं, मरवन ने स्वयं अपने हाथों से पानी की बाल्टी खींची और उस ऊंट के पास रख दी। ऊंट ने पानी पिया, परंतु वह तो प्यासा नहीं था, उसे तो मरवन के सत्य की परीक्षा करनी थी। जब वो मरवन की परीक्षा लेने के लिए ऊंट ने पानी पिया और पानी में से मुंह निकाल करके एकदम से मुंह को जोर से फड़फड़ाया और जैसे ही मुंह को फड़फड़ाया तो मरवन के शरीर पर झूठे पानी की बूंदें चली गई।
मरवन का पूरा शरीर उस झूठे पानी से गीला हो गया। मरवन की चोली और वस्त्र खराब हो गए। तो मरवन ये सह ना सकी, क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी और एक ऊंट ने उसके ऊपर झूठा पानी छिड़क दिया था। तो देखिए श्रोताओं, वहां एक रस्सी पड़ी हुई थी। मरवन ने वह रस्सी उठाई और रस्सी पूरी ताकत से ऊंट के ऊपर प्रहार किया। रस्सी का ऊंट पर मारी और वह रस्सी का एक भाग ऊंट के ऊपर वाले होठ पर आकर के लगा और जैसे ही ऊपर के होठ पर लगा तो वह होठ कट गया। उसी समय कटा था। ऊंट के उस होठ से रुधिर बहने लगा। ऊंट कहने लगा कि देखिए भाई ढोल कुंवर, मैं तो तुम्हें यहां तक लेकर के आया था, तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारा साथ दिया, परंतु मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? मैं तो एक ऊंट हूं और मैंने तो ये अपना मुंह वैसे ही फड़फड़ा दिया था। मरवन कहने लगी, ऊंट झूठ मत बोले, तू मेरे सत्य की परीक्षा करना चाहता था, मैं जानती हूं इस बात को, इसलिए मैं तेरा ये रुधिर तो रोक देती हूं, लेकिन आगे आने वाले समय तक ये तेरा निशान ऐसा की ऐसा रहेगा, ये कभी मिटेगा नहीं। तो देखिए श्रोताओं, मरवन ने अपने सत्य के दम से उस रुधिर को रोक दिया और ऊंट का ऊपर वाला होठ आज भी कटा हुआ है, बीच में से वो होठ कट जाता है। अब मरवन कहने लगी ढोल कुंवर से कि देखिए महाराज, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं, मैं तो अपने महल को जा रही हूं और कल प्रातःकाल दरवाजे का नेग होगा। तुम्हें उस दरवाजे से निकलना पड़ेगा जिस दरवाजे में चूड़ामणि दाना चिनवा दिया था, जीवित चिना हुआ है, तुम्हें उस दरवाजे से निकलना होगा। ढोल कुंवर कहने लगे कि मरवन, तुम सहज अपने महल को जा सकती हो और मैं यही फूल बाग में रात्रि भर विश्राम करूंगा। देखिए श्रोताओं, मरवन तो इतना कहकर के चल देती है और उधर महाराज बुध भाटी के पास ये सूचना पहुंची कि ढोल कुंवर उसका दामाद फूल बाग में आ चुका है और महाराज के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए श्रोताओं, जब महाराज बुध भाटी को यह ज्ञात हुआ तो अपने सेवकों के साथ, अपने कुछ अनुचरों के साथ फूल बाग में ढोल कुंवर की अगवानी करने के लिए गया। ढोल कुंवर का स्वागत करने के लिए फूल बाग में आ जाता है। उन्होंने ढोल कुंवर का स्वागत किया, सम्मान किया और वही उनके रहने की व्यवस्था रात भर के लिए कर दी, क्योंकि प्रातःकाल दरवाजे का नेग होना था। ढोल कुंवर तो चाहता था कि वो इसी समय दुर्ग के अंदर प्रवेश करे, परंतु गंगाराम तोता ने रोक दिया कि ऐसे इस समय प्रवेश करना उचित नहीं होगा महाराज, इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। देखिए श्रोताओं, महाराज बुध भाटी अपने कुछ सेवकों को ढोल कुंवर की सेवा में लगा देते हैं और वहीं उस बाग में रात्रि भर ढोल कुंवर ठहर जाते हैं, विश्राम कर रहे हैं। और इधर संपूर्ण नगर में यह सूचना फैल गई कि मरवन का गौना होने वाला है। जो राजा नल का पुत्र था ढोल कुंवर, वो गौना कराने के लिए आ चुका है पिंगुलगढ़ में। हे श्रोताओं, देखिए श्रोताओं, यह सूचना संपूर्ण शहर में बिजली की तरीके से फैल गई। अब संपूर्ण नगरवासी महाराज के दरबार में एकत्र हुए। महाराज से कहने लगे, महाराज आपको ज्ञात होगा कि जब नरवर के महाराज नल ने चूड़ामणि दाने को इस दरवाजे में चिनवाया था तो उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा बीज वंश समाप्त कर दूंगा। जो मरवन का गौना करने तुम्हारा ये पुत्र ढोल कुंवर आएगा, मैं उसके ऊपर गिरूंगा और उसकी मृत्यु कर दूंगा, वह निश्चित मेरे हाथों से मारा जाएगा। हे राजन, अब आप कैसे ढोल कुंवर को बचाएंगे? राजा बुध कहने लगे कि देखो नगरवासियों, यदि मेरी पुत्री सतवंती हुई, मेरी पुत्री का सत्य अमर रहा, सुहाग अमर रहा, तो निश्चित ही ढोल कुंवर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे एक क्या हजारों दरवाजे क्यों ना हो। और यदि मेरी पुत्री का सत्य भंग हो गया होगा तो अवश्य ढोल कुंवर दब करके मर जाएगा। देखिए श्रोताओं, इधर ये चर्चाएं चल रही हैं और उधर बाग में बैठा हुआ ढोल कुंवर और खजेला ऊंट और गंगाराम तोता तीनों विचार कर रहे हैं। ढोल कुंवर गंगाराम तोता से कहने लगा, तोता, कल प्रातःकाल महाराज का आदेश है कि दरवाजे का नेग होगा, दरवाजे को पार करना होगा
और मैं उस दरवाजे से मुझे निकलना होगा। ये बात सुनी तो गंगाराम तोता कहने लगा, महाराज उस दरवाजे में तो आपकी मृत्यु निश्चित है, वो तो चूड़ामण दाना आप पर गिरेगा। तो ढोल कुमार बोला कि क्षत्रिय मरने से नहीं डरते गंगाराम, मृत्यु तो निश्चित है, क्षत्रिय तो मौत की प्रतीक्षा में रहते हैं, इसलिए इससे तो मैं नहीं डर सकता। तब तक खजैला ऊंट कहने लगा कि देखिए महाराज ढोल कुमार, मैं आपको यहां तक ले आया तो आपसे ये वादा करता हूं, मेरा विश्वास कीजिए कि मैं आपको उस दरवाजे से सुरक्षित निकाल करके ले जाऊंगा, आपको कभी नहीं मरने दूंगा। आप तो एक ध्यान रखें, मुझे सजा करके तैयार कर लो, मुझे सुसज्जित कर लो और मेरी पीठ के अगले भाग पर, देखिए श्रोताओं, ऊंट की पीठ भैंस के समान होती थी सीधी, तो ऊंट कह रहा है खजैला कि तुम मेरी पीठ के अगले हिस्से पर बैठ जाओ और ध्यान रखना उस दरवाजे का, और जैसे ही दरवाजा झोंका खाता रहे तो तुम्हें यह ध्यान रखना है, मैं 3 बार प्रयास करूंगा। पहले मेरी गर्दन को दरवाजे में घुसाऊंगा, फिर पीछे हटूंगा, फिर घुसाऊंगा, फिर पीछे हटूंगा। उस दरवाजे को मैं बहकाने का प्रयास करूंगा, भ्रम में डालने का प्रयास करूंगा, और जैसे ही तीसरी बार आए तो तू मुझ में हंटर मार देना, और जैसे ही मुझ में हंटर देगा मैं उस दरवाजे को पार कर जाऊंगा। देखिए श्रोताओं, ये मंत्रणा हो रही है, और मंत्रणा करते करते प्रातःकाल हो जाता है। जब प्रातःकाल हुआ तो संपूर्ण नगर उस दरवाजे के नेग को देखने के लिए उस दरवाजे के आसपास एकत्र हो जाते हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से, किस प्रकार से ढोल कुमार उस दरवाजे को पार करेंगे या उसमें मारे जाएंगे। स्वयं महाराज बुध भाटी भी वहीं आ जाते हैं, राजा का संपूर्ण रनिवास भी वहीं आ जाता है, और श्रोताओं मरवन भी अपने पति की सुरक्षा के लिए भगवान का ध्यान लगा करके बैठ जाती है। और मरवन कहने लगी कि हे भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूं, मैंने स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन भी नहीं किया, तो मेरे पति इस दरवाजे से सुरक्षित निकल जाएं। हे श्रोताओं, अब सुनिए, ढोल कुमार अपने ऊंट को तैयार करते हैं, ऊंट को सजा लिया, गंगाराम तोता को साथ में ले लिया, और खजैला ऊंट की पीठ पर अगले हिस्से पर बैठ जाता है ढोल कुमार। माता देवी का स्मरण किया और अपने माता पिता का स्मरण कर लिया, अपने गुरु को याद किया और चल देता है इष्ट देव का स्मरण करके दरवाजे को जीतने के लिए। संपूर्ण नगर देख रहा है और ढोल कुमार ऊंट पर बैठा हुआ आराम से उस दरवाजे की तरफ चला आ रहा है। हे श्रोताओं, जैसे ही ढोल कुमार उस दरवाजे के नजदीक आया तो देखो, ध्यान से सुनने की बात है कि दरवाजा झोंका खाने लग गया, दरवाजा लहरा लेने लग गया, दरवाजा हिलने लग गया और कहने लग गया कि ढोल कुमार, आज मेरे बदले का समय आ गया, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। ढोल कुमार कह रहा है कि दरवाजे, मैं भी देखता हूं कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं चाहूं तो तेरे ऊपर से निकल सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं करूंगा, क्षत्रिय हूं, तेरा भी ये नियम पूरा करके रहूंगा। हे श्रोताओं, ढोल कुमार उस दरवाजे पर खड़ा हुआ है और दरवाजा झोंका खा रहा है और संपूर्ण नगर ये देख रहा है कि देखो, राजा नल का पुत्र इस दरवाजे को जीत करके निकलता है या इसमें मृत्यु को प्राप्त होता है। हे श्रोताओं, अब ऊंट और ढोल कुमार तो पहले ही रणनीति बना चुके थे। ऊंट ने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और दरवाजे ने झोंका लिया, फिर ऊंट पीछे हटा, फिर दरवाजे ने झोंका लिया, ऊंट आगे बढ़ा, और जैसे ही तीसरा चांस आया तो ढोल कुमार ने ऊंट में तान करके एक हंटर मारा, और जैसे ही ऊंट पर वो हंटर लगा, डंडा पड़ा उसकी पीठ पर, तो ऊंट ने एक ही छलांग में दरवाजे को पार कर दिया। और जैसे ही दरवाजे को पता चला कि ऊंट निकल गया तो दरवाजा भरभरा के ऊपर से गिरा। देखिए श्रोताओं, ढोल कुमार तो ऊंट के अगले हिस्से पर बैठा हुआ था और दरवाजा ऊंट के पिछले हिस्से पर गिरा, और उसी समय से ऊंट की जो सीधी पीठ थी वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई,
दरवाजे ने तोड़ दिया ऊंट की पीठ को कई जगह से और कुबड़ निकाल दिया ऊपर की तरफ, परंतु ढोल कुमार गर्दन वाले हिस्सा पर आकर के बच जाते हैं, सुरक्षित बच गए। ऊंट कहने लगा, मित्र घबराओ मत, मैं भी सुरक्षित हूं, चिंता मत कीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है और इस दरवाजे से कुछ दर्द अवश्य हुआ है। समस्त नगरवासी देखने लगे कि ये ऊंट का क्या बन गया, इसका शरीर तो सीधा था, ये कैसा हो गया। तो देखिए श्रीमान महेंद्र सिंह सहरावत जी, इस समय ऊंट की पीठ भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ऊंट के शरीर पर कुबड़ निकल गया ऊपर की तरफ। ये उस समय का वृतांत है और आज भी ऊंट का पूरा शरीर उसी तरीके का है। पिछले हिस्से पर दरवाजा गिरा था, इस वजह से ऊंट की पीठ टेढ़ी मेढ़ी हो गई। और जैसे ही ढोल कुमार ने दरवाजे को पार किया, जीता दरवाजे को, तो महाराज बुध, रानी चिरौंजा उनकी अगवानी के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने ढोल कुमार का बड़ा स्वागत किया, ढोल कुमार को गले से लगा लिया और इधर गंगाराम तोता महलों में जाते हैं और आवाज लगाने लगे मरवन को, कहने लगे मरवन, मरवन जागी। मरवन तो ध्यान अवस्था में थी कि तेरे पति जीवित हैं और दरवाजे का नेग पूरा हो चुका है। मरवन बोली, कैसे बच गए? कि दरवाजा गिरा था तब तक वो निकल चुके थे, दरवाजा तो अवश्य गिरा है। हे श्रोताओं, मरवन बड़ी प्रसन्न होती है और माता देवी का स्मरण कर रही है। हे श्रोताओं, ढोल कुमार को लेकर के राजा बुध आगे चल देते हैं और अपने दरबार में ले आते हैं। राजा बुध ढोल कुमार का बड़ा स्वागत कर रहे हैं, बड़ा सम्मान कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।